हेलो एवरीवन, एक बार फिर हम हाजिर हैं इकोनॉमिक्स के क्विज़ेस को लेकर के। ये वो क्वेश्चंस हैं जो एनटीए यूजीसी नेट की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आज के सारे क्वेश्चंस हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से लिए हैं। यदि आपने कभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को देखा होगा तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ये सारे क्वेश्चंस किस साल के प्रश्न पत्र से लिए गए हैं। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, गोसेन का द्वितीय नियम किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सम सीमांत उपयोगिता का नियम, ऑप्शन बी ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम, ऑप्शन सी प्रकटित अधिमान सिद्धांत एंड ऑप्शन डी तटस्थता वक्र अभिगम। गोसेन का द्वितीय नियम किसे कहा जाता है? गोसेन के द्वितीय नियम का एक और नाम है, वो क्या नाम है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए सम सीमांत उपयोगिता का नियम। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन बाजार विफलता का कारण है? 1 बाह्यता, 2 सूचना की असममितता एंड 3 पूर्ण प्रतिस्पर्धा। इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी 2 और 3 एंड ऑप्शन डी ये सभी। बाजार विफलता, बाजार फेल्योर, मार्केट फेल्योर के रीजंस क्या क्या हैं? बाह्यता है, सूचनाओं का असममित होना या सही सूचनाएं बढ़िया से उपलब्ध न हो पाना, सही सूचनाओं का सही समय पर उपलब्ध न हो पाना, साथ ही साथ पूर्ण प्रतिस्पर्धा यानी कि परफेक्टली कंपटीशन होना। इन तीनों में से कौन कौन से रीजंस है जिनके कारण बाजार विफल होता है या मार्केट फेल्योर हो जाता है? राइट आंसर इज ऑप्शन सी 2 और 3 यानी सूचना की असममितता एंड पूर्ण प्रतिस्पर्धा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सन 1944 में यानी कि 1944 में भारत के लिए जनता योजना किसने तैयार किया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी एम.एन. रॉय, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस एंड ऑप्शन डी महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 3, 1944 में भारत के लिए जनता योजना, कौन सी योजना? जनता योजना किसने तैयार किया था? राइट आंसर इज ऑप्शन बी एम.एन. रॉय। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लैस्पेयर तथा पाशे के सूचकांकों का गुणोत्तर माध्य प्रदान करता है? ऑप्शन ए मार्शल एजवर्थ सूचकांक, ऑप्शन बी बाउले का सूचकांक, ऑप्शन सी फिशर का सूचकांक एंड ऑप्शन डी केली का सूचकांक। इसका राइट आंसर क्या होगा? लैस्पेयर तथा पाशे के सूचकांकों का गुणोत्तर माध्य कौन प्रदान करता है? लैस्पेयर तथा पाशे के सूचकांकों का गुणोत्तर माध्य प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है? इसका सही आंसर होगा फिशर का सूचकांक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मैस्ट्रिच संधि से निम्नलिखित में से किसका सृजन हुआ? मैस्ट्रिच संधि के बाद क्या बना? ऑप्शन ए यूरोपीय संसद, ऑप्शन बी यूरो का, ऑप्शन सी यूरोपीय न्यायालय का सृजन हुआ एंड ऑप्शन डी यूरोपीय संघ का सृजन हुआ। सृजन मतलब बनना। मैस्ट्रिच संधि से निम्नलिखित में से किसका सृजन हुआ या मैस्ट्रिच संधि के बाद निम्नलिखित में से क्या बना? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यूरोपीय संघ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इको मार्क लेबल किससे संबंधित है? इको मार्क लेबल, ऑप्शन ए निर्यात वस्तुओं से, ऑप्शन बी आयात वस्तुओं से, ऑप्शन सी पर्यावरण के लिए सुरक्षित वस्तुओं से एंड ऑप्शन डी सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली वस्तुओं से। इको मार्क लेबल किससे संबंधित है? क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। इसका राइट आंसर होगा पर्यावरण के लिए सुरक्षित वस्तुओं से, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन इष्टतम मुद्रा क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए एकल मुद्रा के लिए इष्टतम भौगोलिक क्षेत्र, ऑप्शन बी वह मुद्राएं जिनका विनिमय दर सापेक्ष रूप से निश्चित है के लिए इष्टतम भौगोलिक क्षेत्र, ऑप्शन सी एकल मुद्रा या निश्चित दर वाली मुद्राओं में अन्य मुद्राओं की तुलना में साझा रूप से उतार चढ़ाव आता है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इष्टतम मुद्रा ऑप्टिमम करेंसी,
इसका सही आंसर क्या होगा? इष्टतम मुद्रा क्षेत्र से इनमें से क्या क्या संबंधित है? ऑप्शन ए कह रहा है एकल मुद्रा के लिए इष्टतम भौगोलिक क्षेत्र होता है, सही है। ऑप्शन बी कह रहा है वह मुद्राएं जिनका विनिमय दर मतलब एक्सचेंज रेट, विनिमय दर सापेक्ष रूप से निश्चित है, फिक्स है, उसके लिए इष्टतम भौगोलिक क्षेत्र। पहले वाले के जैसा ये भी है, बिल्कुल वही चीज़। वह मुद्राएं जिनका विनिमय दर सापेक्ष रूप से निश्चित है के लिए इष्टतम भौगोलिक क्षेत्र, ये भी सही है। एंड ऑप्शन सी एकल मुद्रा या निश्चित दर वाली मुद्राओं में अन्य मुद्राओं की तुलना में साझा रूप से उतार चढ़ाव आता है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक ऐसा बाजार लेन देन भविष्य में किसी खास समय पर संपन्न होगा, उसको क्या कहते हैं? ऐसा बाजार लेन देन जो भविष्य में किसी खास समय पर ही संपन्न होने वाला है, उस बाजार को हम क्या कहते हैं? आज हमने फिक्स कर लिया कि फलाने तारीख को फलाने बजे यह लेन देन होगा, तो वो जो लेन देन होगा, जहाँ भी लेन देन होता है वो बाजार होता है। बाजार की जो परिभाषा है उसमें यही लिखा है कि हर वो जगह जहाँ लेन देन हो रहा है, क्रय विक्रय हो रहा है, वह बाजार है। तो कह रहा है ऐसा बाजार लेन देन जो भविष्य में किसी खास समय पर संपन्न होने वाला है, उस बाजार को हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए हाजिर बाजार, ऑप्शन बी चालू बाजार, ऑप्शन सी पूंजी बाजार एंड ऑप्शन डी वायदा बाजार। भविष्य में किसी खास समय पर होने वाला है, उस बाजार को हम क्या कहेंगे? राइट आंसर इज ऑप्शन डी वायदा बाजार। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसकी समस्या का समाधान करने के लिए सिंप्लेक्स प्रणाली का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए रैखिक प्रोग्रामन, ऑप्शन बी लागत उत्पादन विश्लेषण एंड ऑप्शन सी प्रतिगमन तथा ऑप्शन डी सहसंबंध। किसकी समस्या के समाधान के लिए सिंप्लेक्स प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? सिंप्लेक्स प्रणाली। सही आंसर होगा रैखिक प्रोग्रामन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, उस फसल का नाम बताएं जिसके संदर्भ में हरित क्रांति सबसे अधिक सफल रही। ऑप्शन ए चाय और कॉफ़ी, ऑप्शन बी गेहूं और चावल, ऑप्शन सी गेहूं और दलहन एंड ऑप्शन डी ज्वार और तिलहन। हरित क्रांति भोजन की समस्या से छुटकारा पाने के लिए लाई गई थी। खाद्य समस्या से छुटकारा पाने के लिए हरित क्रांति लाई गई थी। भोजन में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला है गेहूं और चावल। हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा यदि किसी चीज़ का उपज बढ़ा है तो वो है गेहूं और चावल, इसलिए इसका सही आंसर होगा गेहूं और चावल, ऑप्शन बी। थैंक यू सो मच। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। थैंक यू। जय हिंद।